तो मैं इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहा था। हमने कुरान की डिटेल में बात कर ली है, हदीस की बात की, कयास की बात की, इज्मा की बात की। ये सारे शब्द हैं और डायरेक्ट पूछे जाने आपसे, इसलिए इन शब्दों पर सब लोग विशेष रूप से ध्यान दें। आप क्योंकि मध्यकाल को भी आप पढ़ते हैं और उसकी जो जितना भी हम उसकी विरासत देखते हैं, उन सब जगहों पर हम इन शब्दों का प्रयोग देखेंगे। जैसे उदाहरणार्थ, भारत की जब हम बात करते हैं तो राज्य के आधार पर दो प्रकार के राज्य इस्लाम में माने गए हैं। एक को बोलते हैं दारुल हर्ब, एक को बोलते हैं दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम वो है जहां पर शरीयत के नियमों के अनुसार देश को, राज्य को चलाया जा रहा हो। शरीयत के नियम क्या है? शरीयत के नियम इस्लाम के मूल नियम हैं, जो कि कुरान और हदीस पर आधारित आचरण संबंधी नियम और अन्य नियम हैं। उनको हम सम्मिलित रूप से शरीयत या शरिया कहते हैं। लेकिन भारत में शरीयत को कभी लागू नहीं किया गया, कभी नहीं, पूरे मुगल काल में नहीं, पूरे सल्तनत काल में नहीं। बोला गया, एक लेखक है जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना है, जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद दो ग्रंथ हैं, एक फतवा जहांदारी है, एक तारीख फिरोजशाही है। वो कहता है कि हिंदुस्तान में शरीयत के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए जबावित नियमों की आवश्यकता है। जबावित नियमों की आवश्यकता है, यानी पृथक राजकीय कानून। यह शरिया पर बेस नहीं है। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि चाहे फिरोज तुगलक है, चाहे औरंगजेब है, इनको अपने आप में हमारे यहां इतिहास में, भारत के इतिहास में बड़ा कट्टर कहा जाता है, फैनेटिक हैं। लेकिन दारुल इस्लाम कभी नहीं बना, दारुल हर्ब ही रहा। इसलिए यहां पर जवाबित नियमों की बात आती है। तो इतने प्रकार के हमारे पास इस्लामिक विधि शास्त्र के अंतर्गत स्कूल्स हैं, इनको स्कूल्स बोलते हैं, विचारधाराएं बोलते हैं। एक व्यक्ति ने जो विचार दिया, उसके आधार पर पूरा विचार बन गया। तो हमने जितने क्वेश्चंस की चर्चा की, ये सही कालानुक्रम वाला प्रश्न था, ये युद्धों पर है। पहला हमने विधि शास्त्र पर लिया, कुरान के तरीके में लिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने उमैया खलीफाओं पे लिया था कि उमैया खलीफाओं का क्रम क्या है, या निम्नलिखित में से कौन से उमैया खलीफा हैं या नहीं हैं। उसके बाद हमने बात की ये अब्बासी खलीफाओं के क्रम पे कि अब्बासी खलीफा कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। मैंने आपको बताया इनके समय में इस्लामी साम्राज्य या इस्लामिक दुनिया अपने चरमोत्कर्ष पर रही, जनित पर रही। इसके उपरांत हम आते हैं कि किस तरह से इस्लाम के अंतर्गत, ये अब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक एक करके वापस इसको कुछ अब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये सब आपको ऑलरेडी हो चुका है सारी चीजें, ये आप एक बार देख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 10% शिया, लगभग कभी किसी फिगर में 9% बोल दिया जाता है, किसी फिगर में 11% बोल दिया जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो हमको सुन्नियों का दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत में आने वाले ज्यादातर शासक भी सुन्नी थे, मुगल सुन्नी थे, और सल्तनत में जो 5 राजवंश रहे वो सारे सुन्नी थे। इसके अलावा मदुराई में जो राजवंश डेवलप हुआ और बंगाल में डेवलप हुआ, गुजरात में डेवलप हुआ, ज्यादातर सुन्नी हुआ करते थे। ये आजकल के हिसाब से लोकेशंस हैं। आजकल देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ इंडिया में देख रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ अवध के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे हैदराबाद के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। ये शिया हैं। अब ये हम इस्लामिक फैलाव, जो मैंने अभी फैलाव की बात की, आप इस मैप से देख सकते हैं कि किस तरह से इनका फैलाव हो रहा है और किस तरह से आप एक एक करके देख लीजिए। आप अभी मैंने जो ईयर के हिसाब से बात की थी, उस बात को हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं। 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ये जो हमको पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी मक्का मदीना, मोहम्मद साहब किस क्षेत्र में थे, उनकी लोकेशन थी मुख्य रूप से मक्का मदीना और उसके आसपास का क्षेत्र। तो आपको दिखाई दे रहा है मक्का मदीना, उसके आसपास का क्षेत्र। ये अरब प्रायद्वीप का ये रेड सी वाला पार्ट है, लाल सागर वाला भाग है। धीरे धीरे इनका विस्तार होता चला गया और पाक खलीफाओं के समय में ये फैलते चले गए। फिर उमैया खलीफा, और आप इधर मैप में देख रहे होंगे कहां तक पहुंच गए। ये स्पेन है, ये कार्डोवा जगह थी, वहां पे इन्होंने अपना सेंटर बनाया। इनको मूर मुसलमान कहा गया, मूर मुसलमान, MOOR, मूर मुसलमान कहा गया। और इसी तरह से जब हम इधर की तरफ देखते हैं तो भारत में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में यहां इनका फैलाव हो रहा है। और यहां आप देख रहे हैं कि सिंध तक आ गए।
अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आ जाता है और सिंध क्षेत्र में अपने को स्थापित करता है। सिंध में पहली बार भारत में सिंध में ही इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ। यहां पर एक बात और आती है जिसको लेकर कई बार वाद विवाद हो जाता है, लेकिन इसको रैशनली समझने की जरूरत है। क्या इस्लाम का प्रसार तलवार के माध्यम से ही हुआ? इस बात को लेकर स्कॉलर्स अलग अलग बातें करते हैं। जो रिएक्शनरी स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, तलवार के आधार पर हुआ। जो रैशनल स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं तलवार भी थी और साथ में प्रेम भी था। तो आप सबने एक बात सुनी होगी, सूफीज्म की विचारधारा, सूफीवाद। जब से आप अब्बासी खलीफा देख रहे हैं, जब से पाक खलीफा देख रहे हैं, यहीं से इस सूफीवाद की विचारधारा भी डेवलप हुई। और इन सूफियों का दृष्टिकोण मूल इस्लाम के दृष्टिकोण से थोड़ा भिन्न था, जिसको हम बाशरा और बेशरा के रूप में बात करते हैं। इसके सेपरेट चैप्टर में इसकी बात होगी। ये लोग जहां जहां जाते थे अपने को लोग से जोड़ने की कोशिश करते थे, आम जन से। जैसे हम हिंदुस्तान की बात करें, यहां पर चाहे हम यहां पे टोटल 14 सिलसिलों की बात आती है, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय रहा वो चिश्ती सिलसिला रहा। वो मूल आदमी की बात करता था, मूल इंसान की बात करता था। इस कारण से उनके आम जन के साथ संपर्क हो गए, इसलिए भी कुछ कन्वर्जेंस हुए। तलवार भी है, कुछ और तरह के कन्वर्जेंस भी हैं, ये भारत में भी हुए। लेकिन आप याद कीजिए, आप गौर कीजिए इस मैप में, जहां जहां आप ये देख रहे हैं इंडिकेशन, जहां जहां इस्लाम पहुंचा वह सारी इस्लामिक दुनिया है। लेकिन भारत में, भारत इस्लामिक नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक हो गया क्योंकि उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस हैं, लेकिन भारत इस्लामिक देश नहीं बना। बहुत पहले इकबाल ने, जो कि सियालकोट में जन्मे थे, उन्होंने एक बात कही, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप देख लीजिए, हस्ती मिट गई और सारा इस्लाम का प्रसार हो गया। ये ट्राइबल एरियाज थे, यहां इन क्षेत्रों में तो हिंदू राज्य भी थे, बौद्ध संस्कृति थी, ट्राइबल स्ट्रक्चर थे, सारे सब खत्म। भारत में आप जानते हैं कि तुर्की राज्य की स्थापना हुई, टर्किश। ये टर्किश, ये वाले टर्किश नहीं है, आप इनको यहां से मत समझिएगा। ये टर्किश यहां के हैं, सेंट्रल एशिया के, और ये नए बने मुसलमान थे। 200 साल पहले मुसलमान बने थे, 300 साल पहले मुसलमान बने थे। इसलिए भारत में जब प्रसार हुआ तो पूर्ण रूप से यहां की जो सनातन संस्कृति थी, हिंदू धर्म में अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू धर्म बोला जाता है, लेकिन मूल संस्कृति का नाम हमारी क्या है? सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई और न हो सकती थी, क्योंकि सनातन संस्कृति का स्वरूप ही इस प्रकार का है कि वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं, ये दमिश्कस में है डोम के साथ मस्जिद। ये अब्बासी खलीफाओं की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं, और ये उमैया खलीफाओं की बात मैं कर चुका हूं कि स्पेन में कॉर्डोवा में कैसे उन्होंने अपने को स्थापित किया। ये हम 12वीं-13वीं शताब्दी तक आ गए। ये इनका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में एक खास बात ये आती है, ये मूरों की बात हो रही है कि आर्किटेक्चर में ये लोग अपने साथ, इन्होंने 2-3 चीजें खास डेवलप की, जिसको हम डोम कहते हैं, गुंबद कहते हैं, और मेहराब कहते हैं, आर्चिस कहते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की और चीजें भी थी। और जो अलंकरण की विधियां होती थी उसमें कुरानिक वर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था, कुरान की आयतों का इस्तेमाल किया जाता था, फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत की मुगल वास्तुकला में देखा जा सकता है। चाहे ताजमहल देख लें, चाहे आप लाल किला देख लें, चाहे आप किसी और मुगल इमारत को देख लें। तो इस प्रकार से ये अन्य डेंसिटी है। अन्य, ये आप एक 3D टाइप का मैप है, इसमें आप दोबारा इसे देख सकते हैं किस तरह से ये एक्सपेंशन, जो मरून और रेडिश आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा इस्लामिक एक्सपेंशन है अप टू स्पेन तक। आज की दुनिया इस्लाम की, आज की दुनिया ये है। ये आप देख रहे हैं कि जहां पर 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, ये मूल रूप से इस्लामिक वर्ल्ड है। आप लोगों ने, अगर आप करंट जीके में देखेंगे, वहां पर एक शब्द आता है अरब लीग की स्थापना की गई, या एक आता है ओपेक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1920 के बाद दुनिया की राजनीति में ऑयल पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ऑयल पॉलिटिक्स, ऑयल इंपेरियलिज्म। और इस ऑयल जो पॉलिटिक्स था, इसका केंद्र ये वाले थे सारे, इजिप्ट से लेकर के अरब से लेकर के आदि आदि चीजें।
अब मैं टर्म्स की बात कर रहा हूं। टर्म्स, कई सारे टर्म्स की चर्चा हो चुकी है। ये मैंने आपको जिहाद की बात की थी। जिहाद क्या है? दो प्रकार के जिहाद मैंने आपको बताए थे। जिहाद अकबर, जब व्यक्ति खुद को पवित्र करता है, खुद का शुद्धिकरण करता है, यह सबसे बड़ा जिहाद माना गया है। एक जिहाद, वो डिफरेंट फॉर्म में उसकी आजकल व्याख्या की जाती है। एक कुछ किताबें सेंट्रल एशिया पर भी बनी है जिनके टाइटल्स जिहाद नाम से ही हैं, और जिहाद के डिफरेंट तरह के इंटरप्रिटेशन हुए हैं। इस कारण से लोगों ने इसका मिस इंटरप्रिटेशन भी किया है कि इसका अर्थ क्या है कि ये धर्म योद्धा इस उपाधि को लेते हैं जिहादी, और जो गैर धर्म के लोग हैं उनका नाश किया जाता है। लेकिन ये इसकी एक नेगेटिव और संकीर्ण इंटरप्रिटेशन है। मूल इंटरप्रिटेशन इसकी यही है कि हम भीतर से अपने को कैसे पवित्र करें। ये कुरानिक वर्सेस में आता है। ये महिलाओं की स्थिति पर बात है, इसकी आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब मैं मध्यकाल की बात करता हूं। इस्लाम का फैलाव किस रूप में हुआ? पूरी दुनिया में हमको 3 तरह के साम्राज्य दिखाई दे रहे हैं इस समय। यहां मैं दोबारा कह रहा हूं, पूरी दुनिया का मतलब यहां अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये यूरेशिया और अफ्रीका की बात हो रही है। आप देखिए, ओटोमन साम्राज्य है। ये ओटोमन साम्राज्य लगभग वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा। ये ओटोमन साम्राज्य टर्की और उसके आसपास में शुरू हुआ। आप लोग अगर हमारे यहां मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो वहां पर एक आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन, वो इससे संबंधित है, इसके विखंडन से संबंधित है। दूसरा हम देखते हैं मुगल एम्पायर। ये तो आप जानते हैं कि भारत का राजवंश है, क्योंकि ये लोग मुस्लिम थे, सुन्नी मुस्लिम थे, इसलिए इनकी यहां पे चर्चा हो रही है। सफी साम्राज्य, ये भी मध्यकाल का है, और ये ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ करता था। ये ओटोमन साम्राज्य की तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसे मैं रोमन साम्राज्य की आपसे बात कर रहा था कि 3 महाद्वीपों में फैला था, उसी तरह से ये ओटोमन साम्राज्य भी 3 महाद्वीपों में फैला था। आप इसकी चर्चा देख सकते हैं, इसका पिक्चर देख सकते हैं, पूरा का पूरा सेम जो रोमन साम्राज्य था उसका एक तरह से हमको रेप्लिका सा दिखाई देता है। तो ओटोमन साम्राज्य करीब 1453 में ये स्थापित हुआ। कंस्टेंटिनोपल नाम की जगह टर्की में थी, उसको समाप्त किया गया, क्रिश्चियंस को हराया गया, और इनको हरा करके इन्होंने यहां पे एक ओटोमन साम्राज्य स्थापित किया उस्मान के नाम से। उस्मान व्यक्ति का नाम है। यहीं पर एक बात आती है जिसकी चर्चा मैंने शायद पहले की हो या ना की हो। एक शब्द आता है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स मतलब धर्म युद्ध। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच लगभग 250 साल तक यरूशलेम को लेकर के, ये आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यरूशलेम लिखा हुआ सामने, जेरूशलेम यरूशलेम, उच्चारण आप जैसे भी चाहें वैसे कर लें। इसको लेकर, इस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर के इस्लाम यानी मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी के बीच में युद्ध हुए, लगातार युद्ध हुए, और युद्ध सालों तक चलते रहे, पीढ़ियों तक चलते रहे। लगभग 3 शताब्दियां लगभग आ गई इसमें, 3 शताब्दियां। न कोई जीता न कोई हारा। इसमें जितनी तरह की क्रूएलिटी हो सकती थी वो सारी हुई। आप देख लीजिए, आप इसमें मैप में देख सकते हैं, यूरोप यहां से बहुत दूर है और यहां मुस्लिम्स यहां पर हैं, तो लोकेशन किसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी? मुस्लिम्स के लिए, जिनके घर में जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा एरिया तो मुस्लिम एरिया था। लेकिन ये पूरा एक लंबा इतिहास है और इसका पूरा एक सेपरेट जो है इसका चैप्टराइजेशन किया जाता है। ये सफवी है, आजकल का जो ईरान है, ईरान और कुछ एरिया तुर्क का एरिया है, यहां तक इस्लाम का फैलाव हमको दिखाई देता है। ये मध्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हैं। इसके उपरांत एक इसकी चर्चा तो आपको नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कि जो तीसरा साम्राज्य है जो मध्यकाल में आया वो मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है हमारे लिए भी और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी। इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप में था। आप जानते हैं कि यहाँ पर ताजमहल को हम एक वंडर के रूप में देखते हैं, 7 वंडर्स के रूप में देखते हैं। इसके उपरांत मैं अब उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं जो आज की दुनिया में भी आपको सुनाई और दिखाई देती हैं। ये आप देखेंगे कि ये एक व्यक्ति हैं वलीउल्लाह। इस इस्लामिक वर्ल्ड में एक आंदोलन चला जिसको हम वहाबी मूवमेंट कहते हैं, और वहाबी भी एक तरह के ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स या मुस्लिम्स की एक ब्रांच मानी गई। भारत में जब हम बात करते हैं तो ये वहाबियों का एक बहुत लंबा आंदोलन चला। तो ये इसके मूल रूप से फाउंडर थे। वैसे तो अब्दुल वहाब इसके फाउंडर थे जो कि अरब के रहने वाले थे, लेकिन ये भारतीय थे, ये दिल्ली के रहने वाले थे। तो एक ब्रांच ये शुरू होती है और इसका असर भी भारतीय मुसलमानों और दुनिया के मुसलमानों पे देखने को मिलता है। सेकंड
इसकी इसी तरह के ये वही अब्दुल वहाब की बात हो रही है इसमें। एक नाम और देखिएगा, हसन उल बन्ना। ये हसन उल बन्ना ये मूल रूप से इजिप्ट के थे। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उस समय इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामी भाईचारे का आंदोलन। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप मुस्लिम नामों के आगे भाई लिखा भी देखेंगे। इस कंसेप्ट की, इस कल्चर का जो प्रारंभ था इन्होंने हसन उल बन्ना ने किया। और इन्होंने क्या देखिए, चाह क्या रहे हैं, ही रिजेक्टेड वेस्टर्न डेमोक्रेसी। उनको लोकतंत्र नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, खिलाफत चाहिए। ये मूल उन इस्लामी सिद्धांतों को लाना चाहते हैं। आप याद कीजिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई, आतंकवादियों की सरकार आई, उन्होंने शरीयत के कानून लागू कर दिए। और शरीयत के कानून लागू करते ही एक रूढ़िवादी अप्रोच शुरू हो जाएगी। रूढ़िवादी का मतलब यहां पर यह पीछे की तरफ जाना। जब पूरा मध्यकाल और पीछे इस्लाम में जाते हैं तो वहां पे महिलाओं के अधिकार कम हो जाते हैं। आप सब लोगों को ध्यान होगा, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस भी इंडिया में होती है। महिलाओं की स्थिति देखिए, जो महिलाएं पढ़ने जा रही थी, लड़कियां बच्चियां पढ़ने जा रही थी, बुर्के में आ गई। कौन सी खिलाफत चाहिए? क्या मोहम्मद साहब ये कह गए थे? ये सारी चीजें डाइवर्जेंस हैं। इनके अपने कुछ बहुत मूल सिद्धांत हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इनके विचारधारा को भी जो टेररिस्ट के कैंप्स हैं वहां पर पढ़ाया जाता है। ये इनके बाद के एक हैं सैयद कुतुब, ये भी एक मुल्ला मौलवी थे और इन्होंने भी सेम सुन्नी कल्चर को फॉलो किया। इनकी भी थ्योरी अपनी कुतुबिज्म के नाम से चलती है इस्लाम में। ये तो संगठन भारत में भी चला, जमात उलेमा हिंद राजस्थान में भी एक्टिव है। ये संगठन जो इस्लाम के प्रचार प्रसार की बात करता है और खास करके इस्लाम की संस्कृति के प्रसार की बात करता है, ये जमात इस्लामी हिंद है। ये आज़ादी के दौरान बन गया था। ये भी मुदादी साहब का भी जब हम भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था उस वक्त ये कल्चर हमको देखने को मिलता है। ये सारे अदर देन जिन्ना हैं। आप लोग जो मुस्लिम लीग की राजनीति पढ़ते हैं उससे अलग है। ये मुल्ला मौलवियों की राजनीति है। कैसा सोचते हैं वो लोग, क्या चाहते हैं वो लोग, कैसा इस्लामिक संस्कृति चाहते हैं वो लोग, इस बारे में चर्चा है। जमात इस्लामी ये आजकल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों जगहों पर है। ये मुसलमानों के बहुत तरह के संगठन हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द अक्सर आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। 1936 से शुरू किया गया था और 38 में इसको स्टैब्लिश किया गया पूरी तरह से। और वहां से इंडियन मुस्लिम्स को डिफाइन करना शुरू किया गया। क्योंकि आप देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इंडियन मुस्लिम क्या है। मुस्लिम तो समझ में आ रहा था, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स को कैसे समझाया जाए, यह बड़े अलग तरह की बात है। कि भारत में सिखिज्म, सिख कौन है, 1932 में इसका डिसीजन हुआ। भारत में मुस्लिम कौन है, 1938 में इसका डिसीजन हुआ। भारत में हिंदू कौन है, इसका डिसीजन 1955-56 में हुआ। जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया तो बोला गया कि उत्तराधिकार की तो बात बाद में करो, सबसे पहले यह तो बताओ कि हिंदू है कौन। तब पीछे की तरफ गए। जो जीमूत वाहन ने लिखा है, जो विज्ञानेश्वर ने लिखा है, जो मनुस्मृति ने लिखा है, उन सारे ग्रंथों को उठाया गया और उसके अनुसार हिंदू को परिभाषित करने की कोशिश की गई। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहां पर यह शब्दावली अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूपों में आई है। इसलिए यहां मुसलमानों के संगठन कुल मिलाकर ऐसे आते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस? वन बाय वन जब हमने रोमन साम्राज्य की बात की थी, रोमन संस्कृति की बात की थी, तो बेसिकली हमने इसको 4 भागों में बांटा था। जैसा कि आपको ध्यान है, 4 भागों में बांटा था। पहला भाग हमने 753 से पहले लिया, 753 ईसा पूर्व से पहले, बीसी से पहले। और 753 में 753 में रोमुलस ने रोम की स्थापना की। रोमुलस ने रोम की स्थापना की टाइबर नदी के आसपास में। ये आप देख रहे हैं टाइबर नदी। इस टाइबर नदी के आसपास में रोम की स्थापना हुई। ये टाइबर रिवर है और इसके आसपास में जो ये फोरम डेवलप किया गया, लोगों का एक सांस्कृतिक केंद्र डेवलप किया गया, इसी के इर्द गिर्द रोमन सभ्यता का विकास हुआ। 500
9 में यहां पर रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गया। ये एक अलग सी बात है कि जब हम 6ठी-7वीं शताब्दी में भारत में बात करते हैं तो यहां पर भी गणतंत्रों की स्थापना होने का उल्लेख मिलता है। मालव गणराज्य है, क्षुद्रप गणराज्य है, कपिलवस्तु का गणराज्य है और लिच्छवियों का गणराज्य है। इसी तरह से इनके यहाँ भी गणराज्य थे। इसी तरह से ग्रीक सिविलाइजेशन में भी हमको नगर राज्य मिलते हैं। तो यहां 509 से लेकर के लगभग 47 BC तक हमें गणराज्य का पूरा काल दिखाई दे रहा है। वहां पर मैंने आप लोगों से बताया था कि एक शब्द आता है पैट्रिशियन, एक आता है प्लेबियन। पैट्रिशियन समाज का वो वर्ग था जिसके पास अधिकार थे। प्लेबियन समाज का वो वर्ग था जिसके पास अधिकार नहीं थे। 3 तरह की मैंने संस्थाओं की बात की थी और की है आपसे कि एक तो काउंसिल होती थी, एक सीनेट होती थी। सीनेट की चर्चा मैं कर चुका हूं पहले भी। सीनेट में आप देखिए, ये सीनेट है, ये आज की हमारी जितनी संसद की व्यवस्थाएं हैं, इन संसद की व्यवस्थाओं का आधार है। तो ये सीनेट आज भी इटली में है और आज भी अमेरिका में है। मूल रूप से दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में सीनेट है, सीनेटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसका मूल आधार हमें यहां दिखाई देता है। और जब हम समाज के इन दोनों वर्गों की लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई मतलब एक तरह का संघर्ष, एक तरह का सोशल वॉर, सामाजिक युद्ध, जो अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो वहां पर एक शब्द आया था 12 तख्ती के कानून। वहां पर एक शब्द आया कि आपने सेंसर स्थापित किए, आपने ट्रिब्यून स्थापित किए। ये अधिकारियों के नाम हैं, ये वो सेटअप हैं जिनके आधार पर ये अधिकारों की मांग कर रहे हैं और नए तरह की संस्थाओं का विकास कर रहे हैं। ये वो पैट्रिशियन है जिनकी बात मैं कर रहा था आपसे। इन पैट्रिशियन एट्रिस्कन नाम के लोग थे 509 से पहले। एट्रिस्कन, उसके बाद ये पैट्रिशियन आए, ये पैट्रिशियन रिप्रेजेंटेटिव है यहां पे। पैट्रिशियन आए लेकिन इनकी संख्या कम थी, लेकिन ये ताकतवर थे। दूसरी बात, उसके बाद हमने बात की आपसे प्लेबियन की। तो ये प्लेबियन और पैट्रिशियन के बीच का अक्सर संघर्ष चलता रहा और इसी संघर्ष की प्रक्रिया में प्लेबियन को अधिक अधिकार देने के लिए अलग अलग संस्थागत विकास होता रहा। ये सारी बात हम कर चुके हैं और इसी क्रम में आप देख रहे हैं प्लेबियन काउंसिल की स्थापना की गई, ट्रिब्यून नाम के अधिकारी की स्थापना की गई। ये अधिकारी हैं, अलग अलग अधिकारी हैं, और 12 तख्तियों का कानून आया। किसी भी व्यवस्था में जब कोई भी नई व्यवस्था खड़ी होती है तो प्रारंभ में वो अच्छी होती है। दुनिया, ये इतिहास का सिद्धांत है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बिखराव आता है, डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। वही डिस्टॉर्शन यहां पे आना शुरू होता है लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक। यहां पर समस्याएं शुरू हो गई, राज्य बिखरने लगा, शांति भंग होने लगी। बाद के काल में एक शब्द मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से वो चला, यहां शब्द समझ लीजिएगा, पैक्स रोमन। पैक्स रोमन या पैक्स रोमैनिका। आज की दुनिया में यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है पैक्स अमेरिकाना या पैक्स अमेरिका। अमेरिका का मानना है कि दुनिया में कहीं भी अगर शांति स्थापित हो सकती है तो उसमें अमेरिका सबसे ऊपर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और कहीं पर भी उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका सुपर पावर है। इसी तरह से एक जमाने में इंग्लैंड सुपर पावर था, तो उसको बोला गया पैक्स ब्रिटेन या पैक्स ब्रिटानिका। यहां पर जब ये रोमन सर्वश्रेष्ठ हैं तो इनका मानना था कि दुनिया में अगर कहीं शांति स्थापित कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रोमन कर सकते हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया है कि रोमन की एक खास बात यह थी कि शुरुआत में तो इन्होंने जब कहीं जीतते थे तो उन लोगों को बंदी बना लेते थे, 50,000 लोग बंदी, 1 लाख लोग बंदी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नई पद्धति शुरू की कि जिन लोगों को जीता उनको सैनिक बना लो, आप हमारे साथ सेना में आ जाओ। इस कारण से वहां के जो युवा थे उनको भी रोजगार का अवसर मिलता था, उनको भी सम्मान मिलता था और सबसे ज्यादा फायदा रोमन एम्पायर को हुआ। धीरे धीरे रोमन एम्पायर एक बहुत बड़े भाग में फैल गया, यानी इटली से लेकर के स्पेन और ब्रिटेन तक। अभी मैं चर्चा करूंगा किस तरह से यह सब हुआ वन बाय वन। अब 133 यानी 2nd BC से लेकर के और 1st BC के बीच में बहुत तरह की अराजकताएं पैदा हो गई और इन अराजकताओं के बीच में निरंतर प्लेबियन लोग ये मांग करते थे कि उनको अधिक अधिकार चाहिए। लड़ाई मूल रूप से वही थी, मूल लड़ाई उसी में थी। इसलिए एक ग्रेकर्स नाम के 2 भाई आए, ट्राइबेरियस ग्रेकर
दो भाई आए, ग्रेकर्स ब्रदर्स उनको बोलते थे। ये प्लेबियन थे मूल रूप से, और इन्होंने एक खास काम शुरू किया, वो था भूमि सुधार। और जो भी प्लेबियन लोग जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको इन्होंने भूमि बांटना शुरू कर दिया। जब भूमि बांटना शुरू कर दिया तो जो वास्तविक रूप से पैट्रिशियन क्लास था, उनको यह पसंद नहीं आया, इसलिए टाइबेरियस की तो हत्या कर दी गई, यानी ग्रेकर्स आउट। उसी समय एक और नेता आया, मैरियस। ये मैरियस जूलियस सीजर का चाचा है। मैरियस आया, यह भी एक सेनापति था, और इस सेनापति ने एक खास काम यह किया कि इन लोगों ने अपनी सेनाएं डेवलप कर ली। ये जहां युद्धों के लिए जाते थे, युद्ध के दौरान ये इतना जीतते थे और इतना धन इकट्ठा करते थे कि उससे ये अपनी पर्सनल आर्मी डेवलप कर लेते थे। ये एक बड़ा इशू था और बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और इसी के साथ ये सुल्ला भी इसी के साथ था, ये पोम्पी भी इसी के साथ था। आप बाद में देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइबरेट। टाइबरेट का मतलब यहां पर है 3 सैनिक अधिकारियों द्वारा बनाई गई एक तरह की व्यवस्था। क्योंकि चारों तरफ बिखराव है, इसलिए इस बिखराव को रोकने के लिए पहला ट्राइबरेट ये आया और दूसरा ट्राइबरेट ये आया। इसमें ये 3 हैं, नंबर 1 सुल्ला, नंबर 2 पोम्पी, नंबर 3 जूलियस सीजर। और यहां है मार्क एंटनी, ऑक्टेवियन और यहां है लैपिडस। 3 लोग हैं। पहले हम इनकी बात करते हैं। इन तीनों ट्राइबरेट में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो नजर आया वो जूलियस सीजर नजर आया। मैंने आपको भी बताया, जूलियस सीजर मैरियस का कौन है? भतीजा है। और इसकी खास बात यह है, इसको करने से पहले मैं आपको वापस फिर मैप में ले चलता हूं, कि ये व्यक्ति अपने चाचा के साथ जगह जगह रहा। ये व्यक्ति अपने चाचा के साथ जगह जगह रहा, और फ्रांस का एरिया और खास करके वेस्टर्न यूरोप का एरिया उस समय गॉल कहलाता था। और इस गॉल के अंतर्गत जब रोमन सेनाएं आगे बढ़ी, आप गौर कीजिएगा, ये रोमन सेनाएं इंग्लैंड तक जाती हैं। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस तो था ही था। इन सारे एरियाज को इन्होंने जीता और जूलियस सीजर का उसमें मेल रोल रहा। तो जूलियस सीजर ने भी फिर अपनी आर्मी खड़ी कर दी, अपने चाचा की तरह अपनी पूरी एक सेना बना ली। और सेना इतनी पावरफुल हो गई कि जो रोम में सेनेटर्स बैठे थे, सीनेट बैठी थी, उनको यह खतरा हो गया कि कहीं हमारे लिए कोई संकट तो नहीं आ गया है। तो उन्होंने पहला आदेश जारी किया कि जूलियस सीजर को बुलाओ। जूलियस सीजर अपनी पूरी सेना लेकर आया। इसका मतलब वो सत्ता बदलना चाहता है। इस कारण से दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, सीनेटर्स के बीच में और जूलियस सीजर के बीच में। नेचुरली इसमें जूलियस सीजर जीता और जूलियस सीजर इसमें पावरफुल होता चला गया। ये आप देख सकते हैं रोमन एम्पायर। ये इटालिया है, यानी रोम, यानी मूल रूप से जहां से रोमन संस्कृति डेवलप हो रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये सब नाम उस जमाने के नाम हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत का पुराना नाम पहले हिंदुस्तान है, या फिर भारतवर्ष है, या फिर आर्यावर्त है, फिर ब्रह्म ऋषि देश है। हमारे पास 36 से ज्यादा प्रकार के नाम भारत के लिए मिलते हैं, भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। इसी तरह से ये देखिए उस जमाने के नाम है सारे। और ये है गैलिया, यानी फ्रांस। आप देख रहे हैं कहां तक चले गए? ब्रिटेन तक। ये आप देखिए कहां तक फैलाव है, ये रोमन साम्राज्य का फैलाव है। तो जब ये जूलियस सीजर इतना एरिया जीत चुका था, तो इसके पास सेना का संकेंद्रण हुआ, सेना आ गई और ये मोस्ट पावरफुल होता चला गया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सुल्ला, पोम्पी और जितने भी उसके विरोधी थे, सबको उसने परास्त कर दिया और वो एकमात्र वहां का डी फैक्टो रूलर बन गया। हालांकि उसने उपाधि सीजर की ली है। सीजर एक प्रकार की राजनीतिक उपाधि होती है, यानी जो प्रोटेक्ट करने वाला हो, जो राजा हो, उसको हम सीजर कह देते हैं। कुछ जगहों पे ये भी कह देते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो सीजेरियन चाइल्ड था इसलिए उसको सीजर कह दिया गया। अब अनुश्रुतियां बहुत तरह की हैं। भारत में भी एक अनुश्रुति आती है, आपने सुना होगा कि एक मौर्य शासक था बिंदुसार। भारतीय संस्कृति में उसके लिए कहा जाता है कि वो पहला इंडिया का सीजेरियन चाइल्ड था और उस सर्जरी के दौरान उसके माथे पर क्योंकि बिंदु लग गया फोर्सेप का,
और इस कारण से वो क्या कहलाया? बिंदुसार कहलाया। ये अलग अलग अनुश्रुतियां हैं, इसलिए हम यहां पर इतिहास की दृष्टि से चलें